नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम एकदम अलग विषय पे बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे मोटापे के ऊपर। हम, आप सब जिसका वजन थोड़ा भी बढ़ गया है, वो सब किसी तरह से मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं। जाहिर बात है, मोटापा अगर आपको दूर करना है तो उसके लिए आपको डाइट करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जानकार लोग कहते हैं कि 60-70% भूमिका डाइटिंग की होती है, बाकी एक्सरसाइज की होती है। और डाइटिंग का मतलब कम खाना नहीं होता है, संतुलित खाना होता है। ये सब बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या हो कि एक इंजेक्शन आ जाए और वो आप लगा लें और आपको इस सब डाइटिंग, एक्सरसाइज के झंझट से मुक्ति मिल जाए। अगर ऐसा इंजेक्शन कोई ले आता है या ऐसा इंजेक्शन लाने का दावा करता है, तो जाहिर बात है आप दौड़ पड़ेंगे। और ऐसे ही दौड़ इस समय यूरोप और अमेरिका में हो रही है, क्योंकि एक इंजेक्शन आ गया है। आज हम इसी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंजेक्शन किस तरह से लोगों के पतले होने के लिए जो पागलपन है, दीवानगी है, उसका फायदा उठा रहा है और किस तरह से पूरा मार्केट के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। किस तरह से खाने पीने की कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। और ये इंजेक्शन अगर आप लगाना चाहें या मैं लगाना चाहूं, तो इसकी कीमत क्या आने वाली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल भारत में ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन विश्लेषण तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके दाम से, और दाम से भी पहले इससे कि ये काम कैसे करता है। दरअसल ये इंजेक्शन मार्केट में जब से आया है, तब से पूरे अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, जापान में, स्वीडन में, फ्रांस में, नीदरलैंड में इसने दुनिया हिला के रखी हुई है। हर आदमी ये इंजेक्शन ऑर्डर कर रहा है। अमेजॉन पे खूब दबा के इंजेक्शन बिक रहा है, और इतना बिक रहा है कि कंपनी बना नहीं पा रही है। कंपनी की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, और इस बीच में वो नए मार्केट में कभी यूके में लॉन्च कर देती है, कभी कहीं कर देती है। तो ये जो पूरी डिमांड बढ़ी हुई है, और ये तब बढ़ी हुई है जबकि जानकारों का कहना है कि मोटापे की समस्या रिच क्लास में नहीं है। मोटापे की समस्या थोड़ा कम कमाने वाले मिडिल क्लास में है। उन लोगों के साथ में है जिनको ज्यादा फिटनेस के ऊपर समय नहीं है, नौकरियां करते हैं, दूसरों की गुलामी करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा, जिनके खान पान की आदतें उतनी अच्छी नहीं है, उनके पास में कोई बहुत कंसल्टेंट नहीं है, डॉक्टरों की फौज नहीं है, इसलिए वो लोग ज्यादा मोटे हैं। तो जो क्लास मोटी है वो क्लास इस इंजेक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकती, और जो इसका दाम है वो जिस क्लास के लिए उसमें ज्यादा मोटापा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये हॉट केक की तरह बिक रहा है। अब सबसे पहले रोचक है इसकी प्राइस जान लेना, वहीं से हम बातचीत आगे शुरू करते हैं। इस इंजेक्शन की जो महीने की सप्लाई है, एक महीने में जितने इंजेक्शन जरूरत होते हैं, अमेरिका में एक महीने इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने की जो कीमत है वो $936 है। अगर 83 रुपए का डॉलर आप माने, मैंने कुछ कन्वर्ट किया हुआ भारतीय उसमें रुपए में, तो 77,688 यानी 78,000 रुपए का एक महीने का खर्चा इस दवा का है, इंजेक्शन का है। पहली चीज, कहाँ? अमेरिका में। जापान में ये 13,944 रुपए का है। जर्मनी में 8,549 रुपए का। देखिए, मैं अक्सर स्वीडन में भी 7,968 और फ्रांस में भी 6,889। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूं कि जो पूंजीवाद है, जो पूंजीवादी देश हैं और जो वेलफेयर स्टेट के देश हैं, उसमें अंतर समझिए। नई दवाई है, महंगी दवा है, और जो मैंने ये प्राइस बताए हैं चारों पांचों, ये एक ही कंपनी के एक ही ब्रांड की दवा के प्राइस हैं। ये नोवो नॉर्डिस्क की दवा ओजेम्पिक ब्रांड से जब ये आती है, तो इसका जो प्राइस है उसका अंतर देखिए। एक तरफ 77,000 रुपए का ये अमेरिका में है, दूसरी तरफ फ्रांस में सिर्फ 6,800 रुपए का है। जर्मनी में 7,900 रुपए का, माफ कीजिए, स्वीडन में, और जर्मनी में 8,500 रुपए का। तो इस पूरे, अभी पूंजीवादी उस विषय से हटें, लेकिन इस विषय में वो बार बार आएगा, उससे आप बच नहीं सकते, तो पैसे का मामला है। तो भैया 77,000 रुपये का इंजेक्शन कौन लगवा लेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। अब अगर आप दूसरी कंपनी पे जाए, नोवो नॉर्डिक के ये बेगोवी करके एक इंजेक्शन है, इस पे जाए तो अमेरिका में ये 1,07,900 रुपए का है।
जर्मनी में 27,224 रुपए का है। इसके साथ साथ एली लिली कंपनी ने बनाया है मोनजारो नाम से, यही इंजेक्शन, यही दवा है। इसकी अमेरिका में कीमत है 84,909, जापान में 26,000, नीदरलैंड में 36,852, ये बाकी देशों में नहीं है। तो अभी जो अलग अलग प्राइस है इसको आप देखें, और भारत के संबंध में अगर आप इसको देखें तो ये किसी भी तरीके से एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करने लायक नहीं है। और जो लोग रोडी रोड में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो सारे ही फिट दिखते हैं, आप देखते होंगे। तो उनको जो 77,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये का इंजेक्शन खरीद सके, उस आदमी के लिए ये थोड़ा सा ऐसा सौदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी प्राइस को लेके बहस शुरू हुई है। दो पहलू सामने आए। एक पहलू ये कि अमेरिका में चीज़ों का दाम, मेडिकल फैसिलिटीज़ का दाम इतना ज़्यादा क्यों है, ये सोचने की बात है। और ये ज़्यादा होने की जो वजह है वो यही है कि वहाँ पर हर चीज़ महंगी है, इसीलिए आपको वेतन भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो आपको ज़्यादा वेतन देके महंगी चीज़ बिकवाते हैं, और उस पूरे प्रोसेस में हर तरफ मुनाफा ही मुनाफा बरस रहा है। और जब वो पूरी तरफ मुनाफा बरसता है तो अमेरिका गर्व से कहता है हमारी इकोनॉमी इतने की हो गई। भाई हमारे यहाँ जो गेहूं है, आज अगर मान लीजिए वो 20,000 रुपये किलो बिकने लगे तो आदमी गेहूं तो तब भी खाएगा, उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए तो बाद में आप उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी जीडीपी तो बहुत हो जाएगी। भाई इतने का गेहूं बिक रहा है, भाई जीडीपी बहुत हाई है इंडिया की, गेहूं इतने का है, इतने का उत्पादन गेहूं का हो गया और बाकी चीजों का भी दाम बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे भाई भारत बहुत तरक्की कर रहा है, जीडीपी में आ गया। इसीलिए जीडीपी में प्राइस पैरिटी वाला भी एक फैक्टर होता है। जो बात की जा रही है ना कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो उसके साथ में लोग कहते हैं प्राइस पैरिटी तो नाप लो। तीसरी तो क्या, आप 30वीं भी नहीं बन पा रहे उस तरह से, जो आपकी हरकतें हैं, जो आपकी ग्रोथ है। खैर, अभी हम वापस कैपिटलिज्म समझना जरूरी था इसलिए चले गए। खैर, अब उसका नतीजा ये हुआ है कि इसके कारण बड़ी सारी बहस शुरू हो गई है। अमेरिका में आदमी ये सवाल नहीं उठाता कि इतना महंगा है क्यों, स्वीडन में इतना सस्ता क्यों है। वो उठाता है कि भाई इससे क्या असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, मेरे को कैसे मिल जाए। तो अब बात हो रही है कि ये इतनी महंगी ड्रग है कि इसके कारण जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो महंगा हो जाएगा। अब आप समझिए, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो दाम बढ़ा देंगे। तो आप देखिए, इसीलिए भारत में भी लगातार सरकार इंश्योरेंस आधारित सिस्टम लेकर आना चाह रही है। मोदी जी जो है वो आपको कहते हैं कि भाई बीमा कर दिया है मैंने आपका, स्वास्थ्य बीमा। तो इंश्योरेंस करने से क्या होता है कि जो अस्पताल होता है उसको बिल बनाने में आसानी होती है, दवाओं का दाम आसमान में भी जाए तो भी आसानी होती है, कि जब आप भर्ती हो रहे होते हैं उस वक्त आप रेट नहीं देखते, बिल नहीं देखते, आपको भारी नहीं पड़ता भाई 5 लाख रुपए ले लिए, 20 लाख रुपए ले लिए मेरे कोरोना का इलाज कराने के, ऐसे आप नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको इंश्योरेंस से जाता है। कोई बात नहीं, डॉक्टर कहता है 2 दिन आपको भर्ती करके और इन्वेस्टिगेशन कर लो साहब, इंश्योरेंस से जाना है। तो उससे क्या होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लूटने का भरपूर, माफ कीजिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तो मिल ही रहा है, मेडिकल पूरी की पूरी फैटर्निटी को लूटने का भरपूर मौका मिलता है। इसके कारण एक और समस्या वहां आ रही है कि अमेरिका में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग जो हैं वो मोटे हैं और वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जब प्राइस कम है तो अमेरिका में ज्यादा क्यों है, ये एक सवाल भी विश्लेषक पूछ रहे हैं। और इसमें लिस्ट प्राइस भी जो है उसमें भी डिस्पैरिटी है, एक कंपनी का दाम यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। और इसके अलावा बहुत सारी जो एडवोकेसी हो रही है कवरेज के लिए, लोग ये कह रहे हैं कि भैया इसको मेडिकल इंश्योरेंस में कवर करा दो यार। ये नहीं कह रहा भैया हमको भी 8,000 का दो, हमको 1.25 लाख का क्यों दे रहे हो, उन्हें नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस में कवर करा दो। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसको लेकर सर्वे हो रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन जो कवर की गई है अमेरिका में, आप सोचिए कितना बड़ा ये कंपनी जो दवा आई है, ये कितना बड़ा बहस का विषय होगा किसी देश में। वहां पे पब्लिक ओपिनियन जो आई है कवर, 80% सर्वे में लोगों ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां को इसको कवर करना चाहिए और वेट लॉस इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा होना चाहिए। इसके हेल्थ बेनिफिट को उठाकर ये कहा गया कि इससे सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, अब देखिए कंपनी अपना बेच रही है,
इससे जो है आपको 20% रिडक्शन हो जाएगा। किसमें? जो सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट के से जुड़े हुई मौतें कम हो जाएंगी और मोटापे से होने वाली दूसरी बीमारियों में से भी आप बच सकेंगे। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कहते हैं। अभी कल मैं खबर पढ़ रहा था कि गरबा में जो है वो वहाँ पे नाचते नाचते लोग हार्ट अटैक, नाचते नाचते हार्ट अटैक। गुजरात में यही चल रहा है। आप सोचिए, अब ये हार्ट अटैक उधर से हार्ट अटैक हो रहा है, इधर से ये हार्ट अटैक को मोटापे से जोड़ के अपनी दवा बेच ले रहा है। वहां पे किसी और ने कुछ और बेचा था, उसके कारण हार्ट अटैक हो रहा है। जो भी है, अलग अलग तरह से अब उधर से इंश्योरेंस कंपनी अपनी लॉबिंग कर रही है। अब यहां तक तो हो गई कहानी इस मोटापे की दवा की। इससे आगे की एक कहानी और है, और वो कहानी ये है कि पूरी फूड इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बदल गए। अमेजॉन की रिपोर्ट आई है कि जब से ये दवा काउंटर पे आई है, बड़ी संख्या में फूड की बिक्री कम हो गई है। अब यहां रुक के आपको ये बताना जरूरी है कि दवा काम कैसे करती है। दरअसल ये दवा आपकी भूख को कम कर देती है। आपके अंदर खाना खाने की इच्छा कम होती है। जब आपके अंदर खाना खाने की इच्छा कम होगी तो आप खाना कम खरीदेंगे। तो क्या हो रहा है कि वहां पे और यहां में अंतर समझिए। हमारे यहाँ हम गरीब देश हैं, अनाज खरीद के लाते हैं, हम सब घर में खाना बनाते हैं। वहां पे फूड बहुत महंगा है और फूड भी पूरी तरह से कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के कब्जे में। तो वो पूरी एक एक चीज, अगर आपने 2 बर्गर की जगह 1 खरीद लिया, तो उतने भर से उनका पूरा मार्केट का डायनेमिक्स में असर पड़ता है, दिखाई देता है। अब किसी आदमी ने कुछ मंगवाया, हर आदमी दाल रोटी तो बना नहीं रहा है। तो जैसे ही उसने कुछ ऑर्डर किया और पता चला कल से कम ऑर्डर किया और पूरे अमेरिका में मिला के 5,000 लोगों ने कम ऑर्डर कर दिया, तो अमेजोन में वो डाटा रिफ्लेक्ट करने लगेगा। उसी तरह से हुआ है और अब उसके कारण ये गिर गया है। वॉलमार्ट जो है उसने भी इसके ऊपर एक वो किया है कि किस तरह से कंजम्पशन कम हो गया है इस मेडिसिन के कारण। नेस्ले जैसी कंपनियां इस पे रिएक्ट कर रही हैं और इसके लिए ये सोच रही हैं कि ये लॉन्ग टर्म फूड हैबिट अगर बन गई लोगों की, लोगों ने कम ही खाना शुरू कर दिया तो क्या होगा। ये अलग विषय है कि अमेरिका में मोटापा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे, थोड़ी सी करेंगे, जरा सी। और ये जो कंपनी है इसका पूरा ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसके कारण क्या है कि फूड इंडस्ट्री सोचिए कि पूरी दुनिया में हमारी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। तो इस पूरे तनाव के बीच में क्या हो रहा है कि जो सुपरमार्केट्स हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। तो फूड इंडस्ट्री कह रही है भैया इसको आपदा में अवसर कैसे बनाए, माल तो बिक नहीं रहा है। तो नेस्ले ने अपने एक तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाले हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस के लिए और बाकी लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कुछ फूड डिजाइन कर दिए कि भैया ये वाली दवा खा रहे हो तो इसके साथ खाने के लिए हमारे पास ये वाला खाना है। इस खाने में आपको जरूरत का प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि आप कम खाना खाओगे तो आपको प्रोटीन कम मिल जाएगा, आपको ये कम मिल जाएगा, फैट कम मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम मिल जाएगा। तो आप जो है वो हमारी ये वाला फूड खाओ। तो इससे क्या हो रहा है, नेस्ले के जो शेयर होल्डर हैं उनको लग रहा है हाँ कंपनी भविष्य के लिए अच्छी योजना लेके आ रही है, अभी होल्ड करके रखो, नेस्ले का शेयर बेचना नहीं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरा एक फूड लाइनअप नए तरह का तैयार हो गया। बाजार कैसे करता सोचिए। और वो पूरा फूड लाइनअप अब इस मोटापे की दवा खाने वाले लोगों के हिसाब से बना हुआ है। और इन्होंने अगर मान लीजिए दवा खाई 2-4 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना, जितना भी खाई, उसके बाद में अगर ये कम ही खाने लग गए। देखिए एक प्रोसेस है, वो स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल बताया करते थे कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो बैरिएटिक सर्जरी कराएं अपना स्टमक छोटा करने के लिए। आप अपनी डाइट को अगर छोटा कर देंगे, छोटा छोटा कई हिस्सों में कर देंगे और आपके स्टमक पे लोड नहीं पड़ेगा और भोजन जाने के कारण वो एक्सपेंड नहीं करेगा, मतलब फैलेगा नहीं आपका स्टमक, तो उसका साइज धीरे धीरे अपने आप छोटा हो जाता है। तो एक तरह की बैरिएटिक सर्जरी है जो डाइट के जरिए होती है। उसमें शायद कुछ ml था उनका कि 30 ml या कितना ml एक बार में, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो आप इतना महीना चलेंगे तो आपका अपने आप से स्टमक छोटा हो जाएगा। तो अगर ये दवा खाते हैं, भूख कम लगती है और आपके स्टमक का साइज हो जाता है छोटा, तो आपकी फूड हैबिट परमानेंट बदल जाएगी, आप हमेशा कम खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अलग फूड चाहिए ना, तो ये कंपनियां करेंगी भविष्य में भी हमारा बिकेगा, बेचे जाओ बेचे जाओ बेचे जाओ। अब ये सारी चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज है फूड मैन्युफैक्चरर का, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि भैया हम ये बनाए तो फूड, लेकिन जो आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है
उस आदमी के पॉकेट से ये खरीदने, मतलब जो है वो उसको ज़रूरत नहीं है, उसके पास में मोटापा नहीं है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके पास में ये दवा है। अब मोटे क्यों हैं लोग, ये बता दूं चलते चलते आपको। मोटे इसलिए हैं क्योंकि भाई साहब आप हमेशा भागते ही रहते हैं, कैपिटलिज्म बहुत खून पीता है। अमेरिका में लोग भागते दौड़ते सड़कों पे खाना खा रहे होते हैं, और वो उनके जो बर्गर मोटे मोटे, सब सुन के मोटे मोटे, उसके अंदर खूब सारा क्रीम है, मक्खन है, ये है वो सब भरा होता है। और गए उन्होंने काउंटर पे खरीदा और ऐसे खाते खाते मोटा मोटा और चल पड़े काम पे। वो बैठ के थाली पे डिनर करे, ऐसा उनके यहाँ पे बहुत कम लोगों की किस्मत में है। तो ये एक मोटापे का बड़ा कारण है, क्योंकि वो सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसके अंदर बहुत रिच खा रहे हैं, तो उसके कारण जो है उनका मोटापा ज़्यादा है। खैर, अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको लेके एक पूरा एक पिक्चर बन गई एक इंजेक्शन से। उस इंजेक्शन के कारण फूड इंडस्ट्री का शेयर ऊपर नीचे होने लगा। फूड इंडस्ट्री नए प्रोडक्ट ला रही है, उसको अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, इसको लेकर अमेरिका में हलचल है, और उस इंजेक्शन ने जैसे पूरी दुनिया बदल दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात का है कि वो इंजेक्शन कितना कारगर साबित होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसको लेकर शुरुआती जानकारी तो है। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार दवा जब लंबे समय समाज इस्तेमाल करता है तो पता चलता है। एक दवा है, बुखार उतारने के काम भी आती थी और दर्द के भी काम आती थी, भारत में बड़ी पॉपुलर थी, अक्सर डॉक्टर लिखा करते थे। बाद में पता चला कि वो किडनी पे बच्चों की बुरा असर डालती है, और उसकी बिक्री को सीमित कर दिया गया, उस पर बंदिशें लगा दी गई, और उसके बावजूद बिक्री अलग बात है। नाम दवा का लेने से क्या होता है कि वो किसी कंपनी को लेकर बदनामी वाली बात हो जाती है। इसी तरह से अलग अलग तरह से एक और दवा थी, जैसे डॉक्टर संजय रॉय एक बार मेरे इंटरव्यू में आए थे, वो बता रहे थे कि पहले एक दवा होती थी जो गर्भवती स्त्रियों के दर्द में उनको राहत देने के लिए होती थी, और वो दवा लेने से बच्चे होठ कटे यहाँ से पैदा होने लगे थे, और लोगों को पता नहीं था। लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा, बाद में पता चला कि इस दवा से इसका संबंध है, फिर उस दवा को प्रतिबंधित किया गया। तो अभी ये दवा नहीं आई है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझसे अगर आप पूछेंगे, वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर के अंदर मौजूद जो चर्बी है उसको गलाने के लिए मेहनत कीजिए। मैं भी बहुत जिमिंग करता था, अच्छा खासा 15.5-16 इंची, बाद में छूट गया ये सब आप लोगों के चक्कर में मेरा पूरा क्योंकि मुझे बहुत घंटे लगाने पड़ते हैं, माफ़ कीजिए आपके चक्कर में नहीं, लेकिन ये जो काम है इसकी डिमांड। तो जिमिंग कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उससे उतना ज़्यादा ठीक है, वो आपकी एक गतिविधि हो जाती है आपके दिल की, लेकिन उससे आप बहुत उम्मीद ना करें कि वो आपका वजन कम कर देगी। जो भी मेहनत आप करते हैं आपके शरीर को 15-20 दिन में उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आपके मेहनत को आपने लगातार बढ़ाया नहीं तो आपका वजन कम नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ, जो वजन उठाने वाले होते हैं ना, बेलदार पल्लेदार, 100-100 ट्रक पे बोरियां चढ़ाते हैं, तो अगर आप मेहनत की तुलना करें तो उनको तो धरती से गायब हो जाना चाहिए वजन कम होते 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 होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शरीर के अंदर का एक अपनी एक प्रक्रिया है, वो आपकी मेहनत के अनुरूप और आपके खाने के अनुरूप ढलती रहती है। शरीर का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, वो हर चीज़ को एडजस्ट करता रहता है, वो आपको जीवित करने के लिए, रखने के लिए वो सब कुछ करेगा। तो एक्सरसाइज करें पहली चीज़, पुरानी चर्बी गलाने के लिए, और नई चर्बी ना बने, क्योंकि आपने 100 ग्राम गलाई और फिर उसने 100 ग्राम बना दी उतने ही समय में, तब तो आपका वजन कम नहीं होगा, बढ़ भी सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा मेहनत करने से। तो आप अपनी डाइट को भी उसी तरह से नियंत्रित रखें, और डाइट कम करके आपके शरीर पे बुरा असर ना पड़े, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुल मिला के एक साइंस है, लेकिन हमारे आपके लिए यही साइंस अभी काम करेगा। इंजेक्शन के जरिए पतले होने का मत सोचिए, हर महीने लाख सवा लाख रुपए पता नहीं कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और वो देने के बाद भी डांडिया वाले गिर रहे हैं, पता चला कुछ और हो गया। तो क्यों चक्कर में पड़ना, जो स्थापित हैं सदियों से जाने पहचाने तरीके उनको अपनाएं। बाकी शॉर्ट्स मार्केट में बहुत बिकते हैं, गंजापन दूर करने की पता नहीं कितनी दवाएं। साइंस कहता है बाल दोबारा नहीं आ सकते, एक बार गए तो गए। नमस्कार, जय हिंद।